आपका रोल मॉडल कौन था जब आप व्यापार कर रहे थे, आप सीए के प्रोफेशन में लगे थे? आप किसके जैसा बनना चाहते थे? मेरा रोल मॉडल शुरू से मेरे पिताजी रहे हैं। हाँ, मेरे उनके बारे में पिताजी आपने बोला। श्री दीनदयाल जी अग्रवाल, और वही मेरे रोल मॉडल रहे हैं। वही थे, वो आज भी हैं और हमेशा वही रहेंगे मेरे रोल मॉडल। मतलब कहीं पे भी इजी मनी आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई इजी मनी की तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप समझ लीजिए आप गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। कहीं पे इजी मनी नहीं है। एवरी टाइम यू हैव टू वर्क हार्ड, और वही पैसा जो आपको हार्ड वर्क करके मिलेगा वही आपको सही मायने में आपको आपके जीवन को सुखी बनाएगा, सार्थक बनाएगा, सुखी और सार्थक बनाएगा। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से जिस भी प्रोफेशन में, जॉब में या व्यापार में आप लगे हो, उसमें आप उसी में लगे रहो, उसी को अपना पूरा योगदान दो। सफलता आपके कदम चूमेगी। तकलीफ आती भी है तो उसको उससे कभी भागना नहीं है, उसके सामने उससे सीखना है कि वो तकलीफ क्यों आई, और उस तकलीफ का सामना करना है। और अगर आप उस तकलीफ का सामना करोगे तो ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप उसके ऊपर 100% विजय प्राप्त करोगे। और ऐसी चीज़ है जो आप जियोगे तब तक खाना पड़ेगा, और मरोगे तो ऊपर से डालना पड़ेगा, उसके बिना गति नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। वो भी खानदानी है, और उनके खानदान की जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर के विकास में अग्रवाल गाडोडिया परिवार का योगदान और उनका जो यहाँ पर उन्होंने किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। इस छोटे से गांव को कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाने में इस परिवार ने जो अपनी भूमिका निभाई है शिल्पकार के माध्यम से, वो सच में आज भी निरंतर चलाई जा रही है, चली जा रही है। इसी परिवार से ताल्लुक रखने वाले चार्टेड अकाउंटेंट ललित जी अग्रवाल आज हमारे प्रवासी खबर के अग्रबंधु सीरीज में खास मेहमान हैं। हम उनसे बात करेंगे और इस चर्चा में हम उनके व्यवसायिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालेंगे। आज वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो चलिए आपको उनके पास ले चलते हैं और एक संवाद उनके साथ स्थापित करते हैं। तो ललित जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। सबसे पहले हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक, हमारे युवा और बहुत से आपको चाहने वाले, जीवन में कुछ करके दिखाने वाले आपको देख रहे हैं, आप अपने जीवन का एक संक्षेप परिचय उनको दे दीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मेरा आप इंटरव्यू लें, अपने प्रवासी खबर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। उसके लिए राम भाई आपका और प्रवासी खबर की पूरी टीम का मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। जी सर। हमारा परिवार, गाड़ोदिया परिवार, राजस्थान के लेडी गांव से में बसा हुआ था। वहाँ से हमारे दादाजी के पिताजी यानी हमारे परदादा जी श्री लादूराम जी गाड़ोदिया जी, वो सबसे पहले भाईंदर पे आए, और हमको ये बताया जाता है कि उन्होंने ये सफ़र ऊँट पे किया था। वो लेडी से यहाँ पर ऊँट पे बैठ के आए थे उस ज़माने में, और आने के बाद में वो यहाँ के पहले जो भाईंदर ग्राम पंचायत बनी उसके सबसे पहले ग्राम सेवक हमारे परदादा जी श्री लादूराम जी गाड़ोदिया रहे हैं जी। और तब से हमारा परिवार भाईंदर में बसा हुआ है, और आज भी हमारे परिवार के कम से कम 150 से 200 सदस्य इसी मीरा भाईंदर शहर में बसे हुए हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा जन्म इसी भाईंदर भूमि में 1968 में हुआ है। जो तेंबा हॉस्पिटल है वहीं मेरा जन्म हुआ है, यहीं पे मेरी शिक्षा हुई है। भाईंदर में ही जो नाजरत स्कूल है जी, वहाँ पे मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ है। बल्कि प्राइमरी एजुकेशन मेरा हुआ है जहाँ गिलबर्ट जी का जो अब घर है वहाँ पे हमारी स्कूल हुआ करती थी, जिसका नाम था सेंट रिजाज प्राइमरी स्कूल जी। वहाँ पे 1ली से 5वीं तक मेरी शिक्षा हुई है। उसके बाद में 6ठी से मैं आवर लेडी ऑफ नाजरेत में पढ़ा हूँ। और आपको आश्चर्य होगा, उस समय जब मैं 6ठी कक्षा में था
तो भाईंदर में कोई भी अंग्रेजी माध्यम की पाठशाला छठी कक्षा में नहीं थी, छठी कक्षा तक नहीं थी। हम लोग छठी में गए तो 6 स्टैंडर्ड हुआ, फिर हम 7th में गए तो 7th स्टैंडर्ड हुआ। ऐसे करके हमारा मीरा भाईंदर का इंग्लिश मीडियम का 10th स्टैंडर्ड का पहला बैच रहा है हमारा 1983 का जी। तो 1983 में मैंने मेरी यहाँ से एसएससी में मैंने पास की। उसके बाद में मेरी इच्छा थी कि मैं साइंस लूँ, लेकिन कुछ ऐसे संजोग बने कि मुझे कॉमर्स लेना पड़ा। जी। कॉमर्स लेके फिर मैंने बीकॉम की, चिनाई कॉलेज अंधेरी से मैंने मेरा बीकॉम पूरा किया और उसके बाद में मैंने मेरा सीए कंप्लीट किया। और साथ साथ में शुरू से ही मैं व्यापार में जुड़ा रहा हूँ। 8वीं 9वीं स्टैंडर्ड से ही हमारे चाचा जी और हमारे दादाजी और हमेशा से हमको व्यापार में शुरू से ही लगा रखे थे। तो पढ़ाई के साथ साथ में हमेशा व्यापार भी मैंने हमेशा किया है। और आज नमक का व्यापार मेरा जो रोजी रोटी चलाता है वो मेरा नमक का व्यवसाय है और उसी के ऊपर हमारे परिवार का निर्वाह चल रहा है। और यही नमक का व्यापार शुरू से मीरा भाईंदर जो है इसका मेन स्तंभ रहा है। जो पुराने यहाँ पे जब लोग बसते थे, मैं आपको 1980 के पहले की बात बता रहा हूँ, तब यहाँ पे नमक का व्यापार ही आमदनी का मेन साधन हुआ करता था। और नमक जो है यहाँ पे बनता भी था। और ये जो भाईंदर का धक्का बना हुआ है जी, ये धक्का नमक के लिए बना हुआ है। ये जेटी है एक प्रकार की। इसमें डुंगी कहा करते हैं मराठी में, आप नाव कह लीजिए। तो नावों में नमक आता था, जहाँ से नमक बनता था वहाँ से रोड का साधन उस समय था नहीं, तो वहाँ से नाव में नमक आता था। नमक आके ये जो इसको भाईंदर धक्का बोलते हैं, यानी जेटी हो गया ये। तो यहाँ पे वो नमक उतरता था और फिर वहीं पे आपने पहले देखा होगा वहाँ पे एक पटरी भी लगी हुई थी रेलवे की। अब तो वो उखाड़ दिए पटरी। तो उस नमक को वहाँ से पहले नावों से आता था, फिर वहाँ से यहाँ पे वैगन में जाता था और वैगन से पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से नमक की सप्लाई हुआ करती थी। तो उसी नमक के व्यवसाय को हमने अपनाया हुआ था। ये हमारा पारिवारिक व्यवसाय है, उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। यही संक्षिप्त में आप समझ लीजिए थोड़ा सा। सर, अपने एकेडमिक लाइफ के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, तो एकेडमिक लाइफ में ऐसा है कि मेरे ख्याल से हमारे गाड़ोदिया परिवार में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो शायद मैं पहला सदस्य हूँ जिसने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया था। जी। उसके पहले जितने भी हैं वो सब हिंदी मीडियम से ही पढ़े हुए हैं। तो हमारी मम्मी की हमेशा इच्छा थी कि इंग्लिश मीडियम से पढूं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट रिजाज प्राइमरी स्कूल थी यहाँ पे, जो हमारी हिंदी भाषा उनको लंगड़ी टीचर की स्कूल कहा करते थे, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो प्रिंसिपल थी और जो टीचर्स थे वो डिसेबल्ड थे। और वहाँ पे उनकी स्कूल में हम पढ़ा करते थे। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे जो टीचर्स थे वो भी अग्रवाल बंधु थे उसमें। तो हमको जो हमारी जो नींव रखी थी वो हमारे अग्रवाल टीचर्स ही थे जी, जो जिन्होंने नींव रखी हमारी जीवन की एजुकेशन की। वहाँ से फिर हम वो तो 5वीं तक थी। 5वीं के बाद में छठी कक्षा, जैसे मैंने आपको कहा, आवर लेडी ऑफ नाजरेत स्कूल से मैंने पढ़ाई की मेरी पूर्ण। और आवर लेडी ऑफ नाजरेत में जैसे 6 से लेके 10 तक हम लोग सीनियर मोस्ट बैच थे। उस समय 10th स्टैंडर्ड में जो हाईएस्ट परसेंटेज था वो 69% था। और मेरा सेकंड हाईएस्ट था, मैं 68.6 या 7% मेरा था। और 69% हमारी स्कूल का हाईएस्ट परसेंटेज था उस समय भाईंदर में। उसके बाद में कॉलेज में एजुकेशन लिया और ट्रेन से जाते थे हम। और उस समय आपको आश्चर्य होगा वापस कि मीरा रोड जो अभी आप देखते हैं वो
जब हम ट्रेन से जाया करते थे तो मुश्किल से 1 या 2 आदमी मीरा रोड पे उतरते थे, 1 या 2 चढ़ते थे जी। तो ये परिस्थिति थी भाईंदर की उस समय की। और जितने विद्यार्थी थे जो कॉलेज जाते थे, लगभग सभी विद्यार्थी एक दूसरे को नाम से पहचानते थे। मतलब इतने कम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे। हाँ, इतने कम लोग कॉलेज का एजुकेशन लेने मीरा भाईंदर से जाते थे। लगभग हम सबको जानते थे क्योंकि उसी ट्रेन में आना जाना था। तो ट्रेन में स्टेशन पे भी, और जैसे हमारी 10वीं में हम जो टोटल बैच था हमारा उस समय वो 38 बच्चों का था और कोई डिवीजन नहीं था। आवर लेडी नाजरत में सिर्फ 38 बच्चे हम लोग, फर्स्ट जो बैच हमारा निकला है 10th का वो सिर्फ 38 बच्चों का था। तो ये मीरा भाईंदर की उस समय पोजीशन थी। और जैसे मैंने आपको बताया, सभी को हम नाम से जानते थे कि कौन सा बच्चा कौन सी कॉलेज में है, क्या कर रहा है। इतना क्लोज निट था उस समय मीरा भाईंदर का जो स्टूडेंट जो सर्कल है जी। खैर उसके बाद में हमने चिनाई कॉलेज से एजुकेशन किया और शुरू से ही फिर मन बना लिया था कि भाई सीए करना है। तो 12वीं 13वीं के बाद में हमने पहले फाउंडेशन कोर्स किया, उसके लिए एनएम कॉलेज में लेक्चर्स होते थे, तो वहाँ से पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया। और उसके बाद में आफ्टर ग्रेजुएशन यानी 1988 में हमने सीए का पूरा कोर्स ज्वाइन किया, आर्टिकलशिप ज्वाइन किया जी। फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई परिवार की कि ऐसा सिचुएशन आया कि नहीं, छोड़ना पड़ेगा। तो तब हमारी मम्मी ने हमको बहुत जोर दिया कि नहीं, तुमको सीए तो करना ही पड़ेगा। और पिताजी का जोर था कि व्यापार भी करना पड़ेगा और सीए भी करना पड़ेगा। आपने किसकी सुनी? तो दोनों ही माँ बाप की सुननी पड़ी। पिताजी की सुननी पड़ी कि भाई ठीक है, व्यापार करना उस समय पारिवारिक ज़रूरत था, तो काम करते थे दिन भर और रात में पढ़ाई करते थे सीए की। तो इस तरीके से आर्टिकलशिप के साथ में काम भी करते थे और रात को जितना समय मिलता था, 2 घंटा 4 घंटा जो भी हमको मिलता था, उसमें सीए की पढ़ाई करते थे। और जब हमने एग्ज़ाम दी, मैंने एग्ज़ाम देने के बाद में मैंने आर्टिकलशिप छोड़ दी थी जी। और ऑफिस में भी कह दिया था कि शायद अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पोजीशन हमारी परिवार की ऐसी थी कि व्यापार करना ज़्यादा ज़रूरी था जी। तो आमदनी, उस समय परिवार को आमदनी लाना बहुत ज़रूरी था। तो जब एग्ज़ाम अटेंड की, एग्ज़ाम लिखी और उसके बाद में जब रिज़ल्ट आया तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं रिज़ल्ट और एग्ज़ाम के बीच में 2-2.5 महीने का गैप हुआ करता था जी। और सीए का रिज़ल्ट उस समय मैक्सिमम 2% होता था। तो ये बात है 1990 की। तो इंटरमीडिएट में जब हमने सीए दोनों ग्रुप एक साथ में दिए थे और फिर जब रिज़ल्ट देखने गए तो पता चला ऑल इंडिया रैंक होल्डर हैं, 40th रैंक मेरा 40th रैंक आया पूरे हिंदुस्तान में सीए का। तो उसके बाद तो फिर करना मजबूरी हो गई थी। फिर तो परिवार का जोर और बढ़ गया था कि नहीं, अब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद में मैंने हालांकि आर्टिकलशिप में पार्ट टाइम करता था जी और व्यापार फुल टाइम कर ही रहा था। और उसके बाद में सीए मैंने कंप्लीट की और सीए कंप्लीट करने के बाद में एएफ फर्ग्यूसन्स में मैंने एज ए टैक्स कंसल्टेंट 1991 में मैंने सीए कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में सब जगह हर इसको एग्ज़ाम्स को क्लियर किया था। और फिर एएफ फर्ग्यूसन्स में मैंने करीब 1 साल जॉब किया था, 5,000 रुपये प्रति माह के। कौन से ईयर की बात है सर? ये 1991 की बात है। 1991 दिसंबर से लेके करीब 1992 नवंबर तक मैंने वहाँ पे जॉब किया। अच्छा सर, जब आप सीए पास आउट हुए थे और वो भी बहुत हाई फाई रैंक से पास हुए थे, 48th रैंक, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़े रेयर हुआ करते थे उस टाइम पे सीए, और अगर आज हम देखें तो हर बिल्डिंग में एक सीए है। तो इस बदलाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये तो हिंदुस्तान की ग्रोथ की स्टोरी को दर्शाता है। अपना भारतवर्ष जो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसको दर्शाता है। ये एजुकेशन अच्छा हो गया है और अब कैसा है कि अब
एक तो सीए की ज़रूरतें बहुत बढ़ गई है, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हर फील्ड में आपको चाहिए। जी। तो उतने चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ना हो तो अपनी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक स्तंभ है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का। और नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एक तो एनरोलमेंट बढ़ गया, बच्चे ज़्यादा इस कोर्स को प्रिफर कर रहे हैं। दूसरा, इसमें साधन बढ़ गए, कोचिंग क्लासेस आ गई और भी बहुत सुविधाएं हो गई है जी। जिससे बच्चों को इसमें शायद क्रैक करने में अब थोड़ी आसानी होने लग गई है। जी। आसानी होने की वजह से जो पहले 2% रिजल्ट था, अब शायद मेरे ख्याल से, मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ, पर 8, 10, 12, 15% भी रिजल्ट होने लग गए हैं। जी। तो उस वजह से नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बढ़ गए हैं। जी। लेकिन बढ़ने का मतलब ये नहीं है, उस प्रोफेशन की गरिमा आज भी वैसी बनी हुई है। ये नहीं है कि नंबर ऑफ सीए बढ़ गए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की गरिमा में कुछ कमी आई। कास्टिज्म नहीं है। नहीं, कोई कास्टिज्म नहीं है, कहीं पे कोई कास्टिज्म, रिलीजन का कोई रोल ही नहीं है। और उसमें रिजर्वेशन भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज सीए में मैं यही कहने जा रहा था, सबसे सस्ता कोर्स अगर आप मुझे पूछो तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है और कोई रिजर्वेशन नहीं है उसमें। हर आदमी वहाँ पे, मतलब इक्वालिटी है सभी की। जी। और जैसे मैंने आपको कहा कि कोई खर्चा नहीं है इस कोर्स में। जी। आपको बहुत ही लिमिटेड पैसों से एक बंदा सीए का कोर्स कर सकता है। इसमें जो चाहिए आपको वो भरपूर मेहनत और लगन की आवश्यकता है, उसके बिना ये कोर्स नहीं हो सकता। जो कि आपने बहुत अच्छे से की थी। सर, आपको मालूम है आपके जैसे शख्स को हम आज के मॉडर्न युवा की भाषा में स्कॉलर बोला जाता है। स्कॉलर है ये तो। नहीं, स्कॉलर जैसी तो कोई बात नहीं थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मुझे अपेक्षा भी नहीं थी। ये केवल सही पूछो तो ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं, ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप पूरी लगन और मेहनत और ईमानदारी से अगर उसको परस्यू करेंगे उस चीज़ को, तो आपको सफलता हासिल हो ही जाती है। वैसे सर, अग्रवाल समाज के अग्रसेन महाराज के जितने वंशज हैं उनके तो खून में ऐसा कहते रहता है कि व्यापारी और ईमानदारी, ये तो खून में उनको धरोहर के रूप में मिलती है। बिल्कुल है। तो थोड़ा व्यवसाय के ऊपर बात करते हैं कि आप सीए थे, लेकिन उसके बाद भी आपने जो है नमक के व्यापार में जो है अपनी ज्यादा रुचि दी। आपने वो प्रोफेशन छोड़ करके व्यापार में ही क्यों इतना जो है आपका जो है दिलचस्पी हुआ, आपने व्यापार में अपना सारा ध्यान लगाया? देखिए, हमारा पारिवारिक व्यापार ये रहा हुआ है नमक का। जी। और परिस्थितियां ऐसी थी उस समय मीरा भाईंदर में। मीरा भाईंदर क्या, महाराष्ट्र के नमक का व्यापार सिकुड़ता चला जा रहा था 1980 के दशक में। जी। पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे नाव से जो नमक आता था, या समझ लीजिए जेटी पे उतरता था, और भी कई तरीके से नमक यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में वितरण होता था। तो कुछ सरकारी कारण समझ लीजिए, कुछ हमारे यहाँ का नेचर का कारण समझ लीजिए, यानी यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और कुछ बम्बई में जो ज़मीनों के भाव इतने ज़्यादा बढ़े हुए थे, तो और ज़्यादा ज़मीन जो है वो नमक को उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। जी। तो जो ज़मीनें थी उसी के ऊपर नमक का उत्पादन हो रहा था और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही थी। जी। तो नमक का व्यापार जो है वो महाराष्ट्र से सड़क के और गुजरात चला गया था। वो जाना शुरू हो गया था। तो यहाँ जो लोग नमक का व्यापार करते थे, उन्होंने धीरे धीरे नमक का व्यापार बंद कर दिया। जी। अब हमारा जो परिवार था, उनका ये पहले से विचार था कि नहीं, हमको नमक का व्यापार बंद नहीं करना है। जिसने अपने को रोजी रोटी दी है उसको हमको आगे बढ़ाना है। तो वो आगे बढ़ाने के लिए हमारे पिताजी का बहुत जोर था कि तुम इस व्यापार को अब आगे बढ़ाओ। मेरे ख्याल से उस समय वो 50 के ऊपर पार कर चुके थे। जब मैंने सीए करके और नौकरी वगैरह की तो करीब 50 के लगभग पहुंच गए थे, और वो बोले अभी अब आप इसको संभालो, इसको व्यापार को आप आगे ले जाओ। तो उनका हमेशा से कहा हुआ था कि भाई, पटरी पे गाड़ी मैंने चढ़ा दी है, अब इसका एक्सेलेरेटर दबाना तुम्हारे हाथ में। अब तुम दूसरी पटरी पे गाड़ी चढ़ाओगे, उसमें तुमको जोर ज़्यादा आएगा। ये मेरी चढ़ाई हुई गाड़ी है, इसको तुम चलाओ, जितना ज़्यादा तुम्हारा मेहनत होगा उतनी वो गाड़ी आगे चलेगी। और व्यापार उन्होंने कहा कि कोई भी हो, उसकी जो इनकम की क्षमता है उसकी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा के बियॉन्ड कोई व्यापार नहीं है। अब इस व्यापार को तुम कितना आगे बढ़ाते हो जी। वो तुम्हारे ऊपर है, उसका रिटर्न उस हिसाब से तुमको मिलेगा। जी। तो सवाल रहा कि भाई मैं सीए फिर का क्या करूं। तो उनका ये कहना था कि सीए भी करो और व्यापार भी करो। तो कुछ साल मैंने वो किया।
सीए की प्रैक्टिस भी की यहाँ पे पार्टनरशिप में और व्यापार भी करता रहा। लेकिन फिर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं दोनों ही जगह पे जो मेरी एबिलिटीज़ है जी उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सीए के एथिक्स में ये था कि अगर आप व्यापार करते हो तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो मैं अनएथिकल काम नहीं करना चाहता था, तो इसके लिए मुझे एक लाइन चुननी थी, और चूँकि मेरे पिताजी का हमेशा से था कि आप व्यापार की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, तो सीए का जो ज्ञान और जो नॉलेज और जो ट्रेनिंग मुझे सीए में मिली वो मेरे लिए बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ तो व्यापार की जंग जीतने के लिए। तो मैंने फिर वो व्यापार को आगे बढ़ाया। तब हमारे नमक का व्यापार जो था वो सीमित था सिर्फ मुंबई में और कुछ महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ पे मुझे वो स्कोप नज़र नहीं आया, यहाँ पे एक स्कोप लिमिटेड था और मेरी आकांक्षाएं थोड़ी ज़्यादा थी, मेरे परिवार की आशाएं मुझसे ज़्यादा थी। तो फिर मैंने व्यापार को महाराष्ट्र के बाहर ले जाने का सोचा और उसमें फिर मेरे पिताजी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। तो मैंने सबसे पहले चेन्नई में जाके उस समय मैंने ऑफिस खोला मेरा, और वहाँ पे मैंने नमक का व्यापार बढ़ाया। और वहाँ से फिर नमक की मेरी ऑफिसेज़ आज की तारीख में आप देखेंगे तो लगभग हिंदुस्तान के काफ़ी स्टेट में है, जैसे चेन्नई में है, हैदराबाद में है, गुड़गांव में है, दिल्ली में है, बंगाल में हल्दिया में है, बिहार में पटना में है, यूपी में बरुआ सुमेरपुर कानपुर के पास है वहाँ है, भरूच में है, महाराष्ट्र में सांगली में है, ऐसे काफ़ी जगह पे, उड़ीसा में मेरा कटक में है। तो काफ़ी जगह पे मैंने व्यापार को मेरे फैलाया है और पैन इंडिया में कह सकता हूँ कि आज मैं नमक का व्यापार करता हूँ। और पहले हम जो है नमक की सिर्फ खेती करते थे जी जैसे समुद्र के पानी से हम नमक बनाते थे और वहीं तक सीमित था जी उसके बाद में जैसे जैसे समय में बदलाव आते गया वैसे वैसे कंज्यूमर की नीड्स चेंज होते गई जी और चेंज इज़ कांस्टेंट, वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज तो होना ही है। और उस चेंज के हिसाब से अगर आप चेंज नहीं होगे तो आप उस रेस में पीछे हट जाओगे। तो हमारे नमक के व्यापार में ये चेंज हुआ कि नमक जो लोग पहले हम घर में वो मोटा वाला नमक खाते थे वो अब नहीं खाते हैं, तो लोगों ने पैकेट वाला नमक खाना शुरू किया जी। तो वो पैकेट वाले नमक में हमने हमारा व्यापार विकसित किया। उसके बाद में पैकेट वाले नमक में भी नमक को रिफाइन किया जाने लगा। पहले केवल टाटा का नमक आता था, अब टाटा के बाद में कैप्टन कुक, अन्नपूर्णा, आशीर्वाद, पतंजलि, कई सारे ब्रांड आप देख रहे होंगे बाजार में उपलब्ध हैं। तो उसके लिए नमक को पूरा वॉश करके और कच्चा नमक हम लेते हैं, उसकी पूरी सफाई करते हैं, उसकी पूरी धुलाई करते हैं, उसके बाद में उसको हम ड्रायर में सुखाते हैं, उसको छानते हैं, उसमें आयोडाइजेशन करते हैं और आयोडाइज करने के बाद उसका पैकेट बना के उसको हम बेचते हैं। तो उसके लिए कारखाने की आवश्यकता होती है। तो वैसे हिंदुस्तान में मेरे आज 5 कारखाने हैं जी, जिसकी टोटल क्षमता करीब 6 से 7 लाख टन है। तो 6 से 7 लाख टन नमक मैं खुद बनाता हूँ, ये रिफाइन करके बनाता हूँ। और ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, टाटा है, पतंजलि है या अन्नपूर्णा है, कैप्टन कुक है, ये सब ब्रांडों को मैं नमक उनके ब्रांड में मेरे फैक्ट्री में पैक करके सप्लाई करता हूँ। उसके अलावा मेरा अपना ब्रांड भी है, उसमें भी मैं नमक सप्लाई करता हूँ खाने का। और हिंदुस्तान में काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नमक फ्री में बांटते हैं जी। तो काफ़ी स्टेट में जैसे अपना नमक जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ है उसमें अपना नमक जाता है, मध्य प्रदेश में अपना नमक जाता है, तो उस स्टेट गवर्नमेंट को हम नमक देते हैं। उसके अलावा औद्योगिक कारण के लिए नमक का बहुत उपयोग होता है, जैसे आपके डिटर्जेंट है, आपका टेक्सटाइल में कपड़े की डाइंग है, चमड़े में लेदर फैक्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, कैटल फीड है, फूड आइटम्स है, केमिकल्स है, डाइज है, आपके ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं, जैसे आपके कपड़े में जो सफ़ेदी लाता है, या फूड कलर है। ऐसे बहुत सारे औद्योगिक
जो नमक की यूसेज है, तो उसमें हम लगभग सभी उद्योगों में हमारे नमक की सप्लाई होती है। और हम आज हमारे पिताजी के आशीर्वाद से, हमारे दादाजी के आशीर्वाद से, जिन्होंने ये नमक का धंधा मुझे सबसे पहले सिखाया, नमक बनाना मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया, तो उनके आशीर्वाद से आज हम करीब 600 से 700 करोड़ का नमक पूरे साल में हम पूरे हिंदुस्तान में बेच लेते हैं। और यही दूरदर्शिता हमारे पिताजी की रही होगी कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम पहले व्यापार में आ जाओ। और यही कारण है कि हालांकि मेरा हमेशा से इच्छा था कि मैं मेरे प्रोफेशनल लाइन में मैं आगे बढ़ के कुछ करूं, बट फिर वो दोनों काम नहीं हो पाता था। तो फिर इसके लिए हमने नमक की लाइन चुनी, व्यापार की लाइन चुनी। और जो भी ईश्वर की कृपा से छोटी मोटी सफलता हमको मिली है, वो एक लाइन को पकड़ के चलने के लिए, एक लाइन को ईमानदारी से और पूरा मेहनत और पूरा योगदान उसमें देने की वजह से जो भी छोटी मोटी सफलता मिली है वो उसी वजह से है। और इसी वजह से सीए का प्रोफेशन छोड़ के और नमक का व्यापार हमने किया है। इस व्यापार में अप्स एंड डाउन्स आपको क्या देखने पड़े, और आगे चल करके इस नमक का जो ये व्यापार है आपका, इसका फ्यूचर क्या है? नहीं, ईश्वर की कृपा से डाउन्स तो बहुत आए, पर मुझे कभी कोई डाउनफॉल का आज तक कोई सालासर बाबा की कृपा से कभी कुछ डाउनफॉल नहीं देखना पड़ा। जैसे आम कमोडिटी होती है जी, वैसे नमक भी एक कमोडिटी है। तो जो नॉर्मल कमोडिटी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो वोलेटिलिटी होती है मार्केट की, वो इस व्यापार में भी है जी। और इसमें ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये सीजनल कमोडिटी है। और ये कमोडिटी ऐसी है जो एक्चुअली तो खेती है, पर अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है, तो इसको फैक्ट्रीज एक्ट में डाला गया। हाँ। हालांकि नमक बनाने में आप अगर बनाते हो तो कोई केमिकल का मिश्रण नहीं होता, ये बिल्कुल शुद्ध समुद्र के पानी से और सूर्य की किरणों से ये नमक बनता है। तो इसमें कोई भी और कोई केमिकल का मिश्रण नहीं होता जी। लेकिन ये जो है नमक का जो खेती कह लूँ वो है, वो पूरा डिपेंड करता है अपने। अच्छा, तो नमक का जो उत्पादन है वो पूरा निसर्ग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थोड़ी भी बारिश हो जाती है जी, तो नमक का उत्पादन बहुत बुरी तरह से मार खाता है। आम लोगों में ये धारणा होती है कि अरे बरसात हो गई चली गई तो नमक बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र का पानी जमीन पे आपने पसार दिया तो नमक बन जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। नमक बनाने के लिए जो धरती है, पहले जैसे एक किसान अपनी धरती को जैसे तैयार करता है फसल उगाने के लिए जी, वैसे नमक का उत्पादन करने के लिए भी उस धरती को हमको विकसित करना पड़ता है जी। जो उसमें पहले पानी होता है, मीठा पानी होता है, जो बरसात का पानी होता है, उसको पूरा निकाल के और उसको खारा पानी थोड़ा डाल के, और पहले उस ज़मीन को हमको इतना सॉलिड करना पड़ता है कि अगर आप उस ज़मीन पे चलें तो आपके पद चिन्ह उसमें दिखे ना, मतलब जो ग्राउंड आपकी लादी जैसे होती है वैसा वो कड़क हम करते हैं। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बाकायदा उसको ज़मीन को जैसे ठोकना पड़ता है हाथों से, या फिर और ज़्यादा मॉडर्न करो तो उसको रोलर घुमा के और उसको तैयार करना पड़ता है। और जो समुद्र का पानी होता है उसमें नमक की जो सैलिनिटी होती है उसको मापने का एक थर्मोमीटर होता है। जैसे एक थर्मोमीटर होता है जो आपके शरीर के टेम्परेचर को नापेगा, वैसे ये बोमीमीटर होता है, इसको बोमीमीटर कहते हैं। इसको जब आप पानी में डालते हो तो ये बताता है कि इसमें नमक का क्या परसेंटेज है जी। तो जो समुद्र का पानी होता है वो 2 डिग्री बोमी होता है जी। उस 2 डिग्री बोमी को हमको कम से कम 24 डिग्री तक ले जाना पड़ता है। 24 डिग्री में ले जाने के बाद में उसको, उस पानी को हमको कम से कम 50 से 60 दिन उसको हमको रखना पड़ता है नमक की उस धरती पे जिस पे आपका पैर कभी पैर के पदचिन्ह भी ना दिखे, इतना कड़क हो जाए वो जगह, तो उस पे हमको उसको फैलाना पड़ता है। उसको 50 से 60 दिन रखना पड़ता है। और ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस 24 डिग्री के पानी में कभी भी 22 डिग्री का पानी भी ना जाए। तो वो पानी जब हम 2 डिग्री का पानी हम 24 डिग्री तक ले जाते हैं तो पानी का हमको वाटर मैनेजमेंट करना पड़ता है हर बार, कि भाई एक क्यारे में से दूसरे क्यारे में ले गए, दूसरे से तीसरे में ले गए, चौथे में ले गए, 5वें में ले गए, हर एक क्यारा
का एक डिग्री होता है, उस डिग्री को मेंटेन करके जब वो डिग्री होता है तब उस पानी को आगे बढ़ाना पड़ता है। ये जब 24 डिग्री का पानी हो जाता है और वो 24 डिग्री का पानी जैसे सूरज की किरणों से इवेपोरेशन होके और उसमें सॉल्ट फॉर्मेशन होते जाता है, वो सॉल्ट फॉर्मेशन नीचे होते जाएगा, तो उसको पूरा सुखा देंगे तो भी नहीं चलेगा, तो हमको उसको 24 डिग्री का पानी देते रहना पड़ता है। वो देते 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 फिर जब 50-60 दिन हो जाते हैं तब फिर उसके ऊपर हमको चल के देखना पड़ता है कि वो कड़क हो गया कि नहीं पूरा, यानी उसमें कोई मिट्टी का पोर्शन तो नहीं आ रहा है ना आपका। वो लगभग अपने महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ मुश्किल से 1 इंच का लेयर बन जाता है। उसके बाद में उस लेयर को हमको जैसे किसान हल चलाता है वैसे हमारे यहाँ पे दात्रा बोलते हैं, वो दात्रा हम चलाते हैं, उसके ऊपर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों दात्रा चलाते हैं जिससे क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। वो क्रिस्टल फॉर्मेशन हम 10-12 दिन वो दात्रा चलाते हैं तब वो नमक तैयार हो जाता है और फिर हर 12वें 10वें 15वें दिन वो नमक हम खींच के उसको प्रोडक्शन करते हैं और वो प्रोडक्शन फिर हम बाहर ले जाते हैं। अब मान लीजिए इस दरमियान अगर बारिश गिर गई, तो आप सोचिए जो खारा पानी 24 डिग्री का है वो हम 22 डिग्री भी नहीं दे सकते, तो अगर उसके ऊपर मीठा पानी गिर गया तो उसकी क्या हालत होगी, वो खत्म हो जाती है। पानी खत्म, खेती खत्म। और उसके बाद में जो शुरू से हमने काम किया था उस धरती को वापस बनाना, उसको फिर 50 दिन तक उसको वो पानी देना और उसको फिर वापस उसको बनाना, हमारे पास सीजन ही कितनी होती है। हम ये अभी दिवाली के आसपास हम ये चालू करते हैं काम और पहली बरसात में ख़त्म हो जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि हमारा जो सीज़न है वो मुश्किल से आप समझ लीजिए अक्टूबर एंड से लेके और मई एंड तक का सीज़न है जी। उसमें एक्चुअल प्रोडक्शन जो आता है वो आएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई जी, 4 महीने का प्रोडक्शन आता है। अब इस दरमियान अगर कोई बारिश हो गई तो वो प्रोडक्शन 30, 40, 50% खत्म हो जाता है। तो जो आपने अप्स एंड डाउन्स बताए, तो जो मार्केट का अप्स एंड डाउन्स है वो इसके ऊपर निर्भर करता है, ऊपर डिपेंड करता है। और अभी जो आप देख रहे हैं ये जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित तो नमक वाला है ही है, क्योंकि कभी भी आपके यहाँ पे बारिश हो जाती है और वो थोड़ी भी बारिश हो गई, अगर 1 घंटा भी बरसात गिर गई तो नमक की जो खेती है वो उसका सत्यानाश हो जाता है। उस समय बहुत नेचुरल है कि कच्चे नमक के भाव बढ़ जाते हैं। तो वो अप्स एंड डाउन सॉल्ट का जो है, जो मार्केट का अप्स एंड डाउन है, वो चूंकि ये सीजनल कमोडिटी है इसलिए इसमें अप्स एंड डाउन्स काफ़ी हैवी है। और रहा सवाल एज अ व्यापारी अप्स एंड डाउन्स का, तो मैंने आपको बताया भगवान की दया से मुझे कोई डाउनफॉल का कभी सामना नहीं करना पड़ा है। शायद मेरी ईमानदारी और भगवान का जो आशीर्वाद रहा है उसकी वजह से मैं जो भी काम मैंने किया है उसमें मुझे यश की प्राप्ति हुई है, कभी कोई तकलीफ आई नहीं है। बाकी अगर कभी कोई तकलीफ आती भी है, मान लीजिए छोटी मोटी तकलीफ आती भी है, तो उससे कभी भागना नहीं है, उसके सामने उससे सीखना है कि वो तकलीफ क्यों आई और उस तकलीफ का सामना करना है। और अगर आप उस तकलीफ का सामना करोगे तो ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप उसके ऊपर 100% विजय प्राप्त करोगे। और आगे क्योंकि उसके कारणों की आप स्टडी कर लोगे कि किस कारण से हुई, तो वो कारण अगर आएगा उससे पहले ही आप तैयार हो जाओगे, सचेत हो जाओगे और वो तकलीफ आपके पास दूसरी बार आने नहीं पाएगी। तो ये शिक्षा हमको, ये ट्रेनिंग हमको हमारे पिताजी से मिली हुई है, हमारे परिवार से मिली हुई है। इस वजह से शायद अप्स एंड डाउन्स मुझे डाउनफॉल बेसिकली मेरे को मेरे व्यापार में कभी देखना नहीं पड़ा। जो भी थोड़ा बहुत अब जाता गया हूँ, अब ही जाता गया हूँ अभी तक। सर नहीं सर, आप डाउनफॉल देख नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ और आपके लिए और आपके पास कम से कम 1000 लोग तो काम करते ही होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है, उससे ज़्यादा ही होंगे। नहीं, ये हमारा सर कैसा है, इसमें लोगों की गिनती करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि हमारा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। अच्छा। तो लेबर तो लगता है सर, काफ़ी लेबर लगता है और उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती है, दयनीय स्थिति रहती है। तो हमारा प्रयास रहता है कि क्योंकि ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं जो नमक की खेती में काम करते हैं, तो हमारा तो ये प्रयास हमेशा रहता है कि उनकी जीवनी जितनी हम सुधार सकें उतनी हम जीवनी सुधारें। हाँ, नंबर ऑफ लेबर जैसे आप कह रहे हैं होंगे सर, 700-800 लेबर तो स्टाफ हो ही जाते हैं ये सब सॉल्ट वर्क्स में। जैसे 1300-1400 एकड़ जगह में मैं नमक बनाता हूँ गुजरात में,
तो लेबर की आवश्यकता होती है। यहाँ पे भी 300-400 एकड़ महाराष्ट्र में भी है, तो उसमें भी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। और 4-5 प्लांट जो लगे हुए हैं उसमें भी लेबर तो लगता ही है, क्योंकि सॉल्ट क्या है, हाई वॉल्यूम लो वैल्यू कमोडिटी है। तो उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हज़ारों लाखों टनों में वॉल्यूम होता है। वैल्यू इसकी हालांकि कम होती है। तो अब वो वॉल्यूम को डील करने के लिए आपके पास कोई मैकेनाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको लेबर की आवश्यकता होती है। तो हाँ, ये ज़रूर मन में संतोष रहता है कि हमारा व्यापारिक परिवार इतना बड़ा है। तो जैसे हमारे पिताजी का हमेशा कहा हुआ है कि कम से कम ये तो संतुष्टि होती है कि इतने लोगों की मेहनत से उनका घर परिवार चल रहा है, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा योगदान हमारा रहा है, जिसकी वजह से उनका भी घर परिवार चल रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि शायद उनकी वजह से हमारा घर परिवार चल रहा है, बट कहीं न कहीं हमको ये कभी कभी ये भी संतुष्टि होती है कि चलो हमने एक व्यापार लगाया, उसमें इतने लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि उसकी वजह से उनको भी रोज़गार मिल रहा है। और ये जैसे मैंने आपको कहा, ये भी फैक्ट है कि वो है, इसके लिए शायद हमारी भी रोजी रोटी चल रही है। सर, धीरूभाई अंबानी से न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार ने सवाल पूछा था कि रिलायंस का 100 साल के बाद फ्यूचर क्या रहेगा, तो उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड पावर होगी। हाँ। और मेरा सवाल भी आपसे यही है कि आपकी जो ये ब्रांड है, आपका जो ये नमक का इंडस्ट्री है, 100 साल बाद इसका क्या स्टेटस रहेगा सर? नहीं, हमारा विजन इतना बड़ा नहीं रहता है। मैं इसमें बिलीव करता हूँ भाई, ठीक है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला हिसाब है, और ऐसे बड़े एम्बिशंस हमारे हैं नहीं। बहुत अच्छा व्यापारी मैं हूँ ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन हूँ मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि बिजनेसमैन का तो जो विजन रहता है वो आसमान को छूने का रहता है। नहीं, हमारा ऐसा विजन नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि भाई अच्छा व्यापार करें, और अच्छा व्यापार का ये डेफिनेशन है कि एनवायरमेंटल, सोशल, लीगल और अपनी कम्युनिटी से जो रिलेटेड हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम पूरा करते हुए और फिर हम प्रॉफिट करें उसमें, व्यापार में। मतलब हाई का नहीं, ईमान का पैसा कमाना है। हाँ, ये बात सही है। हाई का मतलब नहीं, हमारे को अनसोशल काम हम कभी भी नहीं करना चाहते। इलीगल तो क्या होता है कि कुछ टैक्स इवेजन या इस तरह का कुछ छोटा मोटा हो जाता है, सभी व्यापारी थोड़ा बहुत करते ही हैं, वो भले हो जाए, बट अनसोशल काम कभी ना हो, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। और स्पेशली हम तो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। आयोडीन युक्त नमक दे रहे हैं हम, और आपको पता है नमक इज़ इंडिस्पेंसिबल इन द वर्ल्ड। Yes. कहते हैं ना, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इंडिस्पेंसिबल नहीं है, तो मैं कहता हूँ नहीं, नमक ऐसी चीज़ है जो आप जियोगे तब तक खाना पड़ेगा, और मरोगे तो ऊपर से डालना पड़ेगा, उसके बिना गति नहीं है। क्या खूबसूरत लाइन बोली कि नमक ऐसी चीज़ है जो जियोगे तब तक खाना पड़ेगा, और जब मरोगे तो ऊपर डालना पड़ेगा, उसके बिना कोई गति नहीं है। सर, बहुत ही अच्छा आपने अपने व्यापार के बारे में समीक्ष रूप से यहाँ पे हमें बताया। आपका रोल मॉडल कौन था जब आप व्यापार कर रहे थे, आप सीए के प्रोफेशन में लगे थे? आप किसके जैसा बनना चाहते थे? मेरा रोल मॉडल शुरू से मेरे पिताजी रहे हैं। हाँ, मेरे पिताजी श्री दीनदयाल जी अग्रवाल, और वही मेरे रोल मॉडल रहे हैं, वही थे, वो आज भी हैं और हमेशा वही रहेंगे मेरे रोल मॉडल। मतलब ऐसा क्यों? मतलब ऐसा हम देखने को नहीं मिलता कि कोई बेटा अपने पिताजी को जो है रोल मॉडल बनाए। हम बेसिकली देखते हैं कि कोई लड़का है वो बाहर किसी आदमी को अपना रोल मॉडल बनाता है। आपने अपने पिताजी को अपना रोल मॉडल क्यों माना? ऐसी क्या क्वालिटीज थी उनके अंदर जो हमारे दर्शकों को आप बता सकेंगे? मेरे पिताजी में वो क्वालिटीज़ का भंडार है। उन्होंने कभी पैसे को महत्व नहीं दिया, हमेशा यही कहते आए हैं कि भाई अच्छा काम करना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ जुड़ो, पैसा तो हाथ का मैल है, कभी भी निकाल लोगे। पिताजी ने अपने जीवन में शायद ही किसी का बुरा किया हो। मेरे पिताजी के बारे में अगर कोई कह दे कि दीनदयाल ने मेरा पूरी ज़िंदगी में कुछ बुरा किया हो, तो मैं जीना छोड़ दूँ। तो उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि कभी किसी का बुरा मत करो। व्यापार में उन्होंने हमेशा मेहनत लगन से आगे बढ़ना सिखाया है। परिवार को मेरे पिताजी ने हमेशा प्राथमिकता दी है, और
पारिवारिक उनकी जो उनके कर्तव्य थे उनको बहुत अच्छे से निभाया है, चाहे वो उनके भाइयों के प्रति रहा हो या उनकी सिस्टर के प्रति रहा हो या उनके बच्चों के प्रति रहा हो। त्याग की भावना उन्होंने मेरे में डाली है। त्याग का महत्व उन्होंने मुझे बताया है कि हमेशा जितना हो सके त्याग करते रहना चाहिए। हालांकि मैं तो कोई त्याग कर नहीं रहा हूँ, बट मुझे उसका महत्व पता है कि त्याग हमेशा जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इंद्रियों पे कैसे अपने को काबू पाना चाहिए वो उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने को वश में कर ले वो चीज़ खराब है। तो अपनी इंद्रियों को कभी भी किसी के वश में मत जाने दो। इंद्रियां हमेशा हमारी खुद के वश में होनी चाहिए। यही कारण है कि हमारे दादाजी के, मालचंद जी के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, हम उनमें से एक भी सदस्य सिगरेट दारू को छूता तक नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी खूबियां हमारे पिताजी में है जो उन्होंने मेरे में संस्कारों के रूप में दी और आज भी मुझे हमेशा गाइड करते रहे हैं। तो इससे बढ़िया और क्या रोल मॉडल हो सकता है सर। बहुत बखूबी बात बोली सर आपने। आपका इतना लंबा सफ़र रहा है, 40 साल का, 50 साल का, एक व्यवसाय में, शैक्षणिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखे, उनका आपने बहुत ही भली भांति सामना भी किया। इतना सब करके आपने जीवन का एक सार क्या निकाला? आपने जीवन में एक चीज़ क्या सीखी जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? नहीं, मैं कोई फिलोसॉफिकल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं कोई बहुत अच्छा ज्ञान आपके दर्शकों को दे सकूं। बट जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, ये आज जो 30-40 साल हो चुके हैं मेरे को भी व्यापार और मेरे व्यवसाय में, तो हमने तो यही माना है कि सर सबसे पहले परिवार और उसके बाद में जो संसार जिसने आपको कुछ दिया है जी, उसको आप लौटाएं और अच्छा काम करते रहें और सादगी भरा जीवन जिएं और बस प्रभु की आराधना करते रहें और यही जीवन का सार है। सर जी, अब थोड़ा सामाजिक गतिविधियों में बात करते हैं कि अभी हमने ऐसा सुना है कि आपके बारे में जब हमने इंफॉर्मेशन निकाली तो ऐसा मालूम पड़ा कि राजस्थान विद्यार्थी गृह का जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो थोड़ा उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएंगे? देखिए, मैं सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं हूँ, मैं व्यापार में ही उलझा रहता हूँ। तो मैं सही मायने में समाज के लिए जो एक व्यक्ति को अर्पण करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाता हूँ। परंतु जो भी थोड़ा बहुत योगदान मेरे से हो सके वो देने का प्रयास अब मैं करने लगा हूँ, क्योंकि मैं इस थियरी को मानता हूँ कि जिन्होंने आपको दिया है उसको लौटाना चाहिए वापस। तो मेरे सीए के प्रोफेशन ने, मेरी सीए की पढ़ाई ने और उसके जो उसकी ट्रेनिंग ने और मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो साथी रहे हैं जो सीए में, उनके साथ रह के जो गुण मुझ में आए, जो थोड़े बहुत छोटे मोटे गुण मेरे में आए, जिसकी वजह से मैं मेरा जीवन का निर्वाह कर पाया हूँ, या जो भी जीवन में मैं व्यापार या जो भी थोड़ा बहुत सफलता थोड़ी बहुत जो मुझे मिली है, तो मुझे ये प्रतीत हुआ कि नहीं, उस प्रोफेशन को मुझे लौटाना चाहिए। लौटाने के कई तरीके होते हैं। एक तो आप अपना समय योगदान दीजिए, तो वो मैं नहीं दे पाता हूँ। तो थोड़ा बहुत जो मेरे से हो पाया, हाँ, मैंने जो गर्ल्स हॉस्टल आरवीजी एक बहुत बड़ी संस्था है जी, मैं समझता हूँ 1100 से 1200 विद्यार्थी आरवीजी में बाहर से आते हैं, जो बम्बई के बाहर से आते हैं, उनको बम्बई में रहना एक बहुत बड़ी समस्या है जी। तो आरवीजी जो है वो उनको रहने के लिए और एक एटमॉस्फेयर उनको प्रदान करती है सीए की पढ़ाई पूर्ण करने के लिए। तो और स्पेशली मेरा शुरू से गर्ल्स के लिए, बालिकाओं के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। हमेशा से मैं मानता हूँ कि बेटियों को पढ़ाना ये बहुत ही पुण्य का काम है और ये काम बहुत ज़रूरी है, सभी को करना चाहिए। तो जब मुझे ये पता चला कि गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल बन रहा है लोखंडवाला में आरवीजी के थ्रू, तो मुझे ईश्वर ने मुझे ये अवसर दिया
कि मैं छोटा सा योगदान उसमें दे सकूं, तो मैंने एक फ्लोर जो है वहाँ पे वो हमने हमारी तरफ से जो है उसमें जो एक फ्लोर का पूरा हमने योगदान अपना दिया योगदान दिया। और वो चालू भी हो गई है, वो हॉस्टल भी चालू हो गई है और अच्छा लगता है मन में कि चलो जिस इंस्टीट्यूट ने हमको कुछ दिया है उसको किसी तरीके से हम थोड़ा बहुत कुछ लौटा पाए। अच्छा सर, ऐसा कहा जाता है कि राजस्थानी हैं, व्यापारी हैं और धार्मिक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी, तो सर आपके कुछ धार्मिक कार्यक्रमों या धार्मिक गतिविधियों के बारे में कुछ बता सकेंगे हमें, क्योंकि अब तक धार्मिकता के बारे में कुछ बात नहीं हुई है सर। नहीं सर, मेरी कोई धार्मिक गतिविधियां नहीं है। हम सालासर धर्म में कुछ योगदान नहीं, कोई ऐसे बहुत कुछ बताने जैसा योगदान नहीं है। हम तो क्योंकि मैंने कहीं आपका नाम पढ़ा था। नहीं, ऐसा कुछ बताने जैसा नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत हो सकता है वो कर दिया जाता है, वैसा है। हम तो सालासर बाबा के भक्त हैं और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से जी रहे हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा योगदान मैंने कभी कोई धार्मिक किया नहीं है। जी। अच्छा सर, एक आखिरी के 2 सवाल पूछेंगे। वैसे वार्ता हमारी बहुत अच्छी है और मैं फ्यूचर में भी सोचूंगा कि आपका एक और इसी की इंटरव्यू ले सकूं, लेकिन अभी समय सीमा उतनी नहीं है। जो युवा पढ़ करके प्रोफेशन में जा रहे हैं और उसी के साथ जो व्यापार भी करने जा रहे हैं, इन दोनों को आप जिंदगी के नजरिए से एक नसीहत क्या देंगे? इन दोनों को ही आप जीवन में जीने की एक नसीहत क्या देंगे? व्यापार किस तरीके से किया जाए? अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से किया जाए, उस पर आप क्या बोलेंगे? व्यापार किस तरीके से किया जाए, जॉब किस तरीके से किया जाए, ये पूछ रहे हैं दोनों आप? चीजें। जी नहीं, उसका तो बहुत सिंपल मूल मंत्र है सर। वही देखिए, व्यापार के लिए देयर क्या इज, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो जॉब हो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। आपको मेहनत, चाहे आप जॉब करो चाहे आप व्यापार करो, आपको पूरी लगन और अपनी पूरी क्षमता उसमें लगा देनी चाहिए। और आदमी का गोल हमेशा डिफाइंड होना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। अगर उसके गोल डिफाइंड नहीं है तो वो भटक जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर लाइन में, आप चाहे कोई भी लाइन ले लो, चाहे आप जॉब ले लो चाहे आप व्यापार ले लो, वो हर लाइन में दिक्कत, मुसीबत, कंपटीशन सब कुछ है। जी पर अगर आप एक लाइन पकड़ के चलोगे जी और उसको अपना योगदान दोगे और उस पर भरोसा करके रखोगे, तो ये तयशुदा बात है कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और वही लाइन आपको सफलता देगी। आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए कि नमक का व्यापार ख़त्म हो चुका था बम्बई में, लेकिन मुझे ये बताया गया, पिताजी ने ये सिखाया कि नहीं, जो लाइन पकड़ी है उसको अपना योगदान देते रहो और वो आपको रिटर्न डेफिनेट देगा। हमने उस लाइन को पकड़ के रखा, हमने हमारा योगदान दिया और आज हमारे जीवन में हम सुखी और खुश हैं। तो इसी तरीके से जो युवा हैं, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है और इजी मनी नहीं है। तो आपको मनी इजी नहीं है। नहीं, कहीं पे भी इजी मनी आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई इजी मनी की तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप समझ लीजिए आप गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। कहीं पे इजी मनी नहीं है। एवरी टाइम यू हैव टू वर्क हार्ड, और वही पैसा जो आपको हार्ड वर्क करके मिलेगा वही आपको सही मायने में आपको, आपके जीवन को सुखी बनाएगा, सार्थक बनाएगा, सुखी और सार्थक बनाएगा। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से जिस भी प्रोफेशन में, जॉब में या व्यापार में आप लगे हो, उसमें आप उसी में लगे रहो, उसी को अपना पूरा योगदान दो, सफलता आपके कदम चूमेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपने वक्तव्य के माध्यम से इतनी सारी जो है जानकारी यहाँ पर दर्शकों को दी। जो है जीवन में किस तरीके से चलना चाहिए, पैसा ही सब कुछ नहीं है, सादगी ही सब कुछ है और हार्ड वर्किंग से कमाया हुआ पैसा ही आपके जीवन में असली सार्थकता, असली संतोष आपको प्रदान करेगा। ये जो बातें आपने यहाँ पर रखी, ये सचमुच में प्रेरणादायक है। लेकिन इसे समझने के लिए इंटरव्यू दर्शकों को जो है 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार देखना भी पड़ेगा और लोगों को दिखाना भी पड़ेगा। वैसे एक चीज जो है यहाँ पर कि शाहीन है तू, परवाज है काम तेरा, शाहीन है तू, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है, और तू रुक क्यों गया, क्योंकि सितारों से आगे जहान और भी है।
क्या इसी के साथ यहाँ पर हम अपने इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं और भी आगे इसी तरीके के इंटरव्यू चलेंगे और ललित जी अग्रवाल के जैसे और भी शख्सों से हम आपका जो है मुतालबा करवाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मैं हूं राम। नमस्कार।